एवरीवन, आज हम करते हैं क्लास 8 का अध्याय 13 जिसका नाम क्या है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, या फिर क्या बोल सकते हो, सीधा या प्रत्यक्ष, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा का मतलब प्रत्यक्ष यानी सीधा, तो प्रतिलोम यानी जो सीधा नहीं है, उल्टा है, आड़ा टेढ़ा है, वो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम यानी उल्टा। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सीधा समानुपात क्या होता है, प्रत्यक्ष समानुपात क्या होता है। सीधा समानुपात होता है उसको प्रत्यक्ष समानुपात भी बोला जाता है। तो प्रश्नावली की क्वेश्चन करने से पहले हम जानेंगे कि सीधा समानुपात क्या होता है और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। हमारी जो प्रश्नावली 13.1 आएगी उसमें केवल सीधे समानुपात के क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले हम उसी को जान लेते हैं। देखो, जब तक आप परिचय पाठ नहीं करोगे ना, तो आपके लिए प्रश्नावली की क्वेश्चन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप परिचय पाठ को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर आप परिचय पाठ अच्छे से समझ लेते हो तो आप प्रश्नावली के क्वेश्चन ज्यादातर यानी 80 से 90% क्वेश्चन आप खुद ब खुद निकाल सकते हो, क्योंकि परिचय पाठ में मैं आपको सब कुछ समझा देती हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं ना प्रश्नावली में, उससे रिलेटेड मैं आपको सब कुछ परिचय पाठ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप परिचय पाठ प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब हम समझते हैं कि सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात क्या होता है। सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात का मतलब होता है जैसे कोई भी एक राशि बढ़ती है तो दूसरे वाली भी उसी अनुपात में बढ़ती है, या उसी राशि में अगर कुछ कमी हो रही है तो जो दूसरी राशि है ना उससे रिलेटेड वो भी क्या होगी, उसे उसी अनुपात में कम हो जाती है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम चीनी लेने के लिए बाजार जाते हैं, तो हम अगर 1 किलो चीनी लेके आते हैं तो चीनी का कितना रुपया लगता है, 40 रुपया। 1 किलो चीनी का भाव है मान लो 40 रुपया। अब 1 किलो चीनी के तो 40 रुपए लग रहे हैं, अगर हम 2 किलो चीनी लेके आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 80 रुपए। चीनी 3 किलो लाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 120 रुपए। ऐसे 4 किलो लाएंगे तो 160 रुपए। तो जैसे जैसे अपन एक राशि यानी कि चीनी के भार में वृद्धि कर रहे हैं, चीनी का वेट बढ़ रहा है ना, पहले 1 किलो लिए, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, फिर 4 किलो, तो जैसे जैसे चीनी के वेट में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे उसके मूल्य में भी वृद्धि हो रही है, चीनी का मूल्य भी बढ़ रहा है। भाई ऐसे तो है नहीं कि हमें उसी 40 रुपए में 4 किलो चीनी दे देगा, नहीं देगा। अगर हम दुकानदार को बोलेंगे कि हमें 3 किलो चाहिए तो 3 किलो का रेट लेगा, यानी 120 लेगा। अभी मुझे पता नहीं अभी आज के रेट क्या है चीनी के, लेकिन मैं ऐसे अनुमानित बता रही हूँ। ये अभी का रेट मुझे पता नहीं 40 है कितना है। आप लोग ये मत बोलना कि अभी रेट 40 के रुपए किलो नहीं है चीनी, मुझे नहीं पता चीनी का भी रेट क्या है, क्योंकि जो सामान लाने वाले रहते हैं जैसे बड़े रहते हैं वो लाके देते हैं, हमें क्या पता चीनी का रेट क्या है। तो आप लोग उतना माइंड मत करना, आप लोगों को पता है तो आप लोग उसको ध्यान में रखना, जो भी चीनी का रेट है उसके हिसाब से हिसाब लगा लें। तो चीनी का रेट जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से उसके भाव, जैसे जैसे अपन चीनी ज्यादा लेंगे उसके हिसाब से उसके रेट भी हमारे पास में ज्यादा लगेगी। जितने पैसे की लाने, जितने किलो लाने उसके हिसाब से पैसे देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैं एक के मूल्य में वृद्धि करती हूँ तो दूसरा अपने आप ही बढ़ता है। जैसे मैं पहले चीनी ले रही थी 1 किलो तो मेरे लग रहे थे 40 रुपए, मैं चीनी ले रही हूँ 2 किलो तो लग रहे 80 रुपए, मैं चीनी ले रही हूँ 3 किलो तो लग रहे 120। तो देखो सब में क्या हो रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी ये पहले ये एक पे कितना था 40, अब अगर ये बढ़ रहा है, ये 2 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 80। ये अगर 3 हो रहा है 3 किलो तो ये रुपए कितने हो जाएंगे 120। अब इनको आप ध्यान से देखिएगा, ये बढ़ रहा है लेकिन इनका जो अनुपात है ना, अभी ये क्या है, एक अनुपात मान लो 40। कहने का मतलब क्या, ये 1 किलो में कितनी चीनी है, 1 किलो चीनी का मूल्य है 40 रुपए। ऐसे ये क्या है 2/80 या 2/80। अब आप इसको सरल करो, 3/120, इन दोनों को सरल करो। 2 से 1 बार, 2 से 4 दूनी 8, 0। ये 3 एकम 3, 3 से 1 बार, ये 3 से 3 चौके 12, सॉरी 0 का 0। तो इनका अनुपात देखो सबका क्या आ रहा है, 1/40। कहने का मतलब क्या है, ये बात तो देखो सबको पता होगी, ये हमारा साइन किसका है, अनुपात का। मैंने आपको बोला कि 2/4, तो कहने का मतलब क्या, ये दोनों क्या है अनुपात में है। या फिर अपन 2/4 लिखेंगे तो इसको भी अपन क्या अनुपात में लिख सकते हैं। कोई भी राशि अगर अनुपात में लिखे तो उसको बटे में लिख सकते हैं, बटे में लिखे तो उसको अनुपात में भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर उसके भार में, अगर उसका भार अपन बढ़ा रहे तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होगी, लेकिन इनका अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता है। कितने पे किलो ले लो आप, अगर मान लो बोलोगे कि मैं 10 किलो चीनी लेना चाहता हूँ तो 10 किलो चीनी लोगे तो उसका मूल्य भी तो ज्यादा लगेगा ना। यहाँ पे चीनी 10 किलो कर लिए, 40 रुपए के हिसाब से 10 किलो चीनी का मूल्य क्या हो गया 400। अब आप फिर से इसको सरल करो, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 1/40 आने वाला तो वो का वही है। कहने का मतलब क्या है कि इनके अनुपात में कभी भी चेंज नहीं होता। हमेशा याद रखना, सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात का मतलब क्या है कि अगर आप एक राशि में वृद्धि करोगे तो दूसरी राशि में भी वृद्धि होगी, एक राशि में कमी करोगे तो दूसरी वाली राशि में भी कमी
होगी। अब अगर हम इसको परिभाषा के हिसाब से समझना चाहे तो देखो मैंने आपके लिए एक परिभाषा भी लिख दी है। सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात क्या होता है? जब एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में बढ़े, यानी कि एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी वाली का भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इसी के साथ क्या है, या फिर एक राशि का मान घटने पर दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में घटे तो वो सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात कहलाता है। तो समझ में आ गया? मैंने जो आपको अभी समझाया था प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है कि वो वाली बात ही परिभाषा में, अगर एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी वाली राशि का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है। एक का घटता है तो दूसरी का भी उसी अनुपात में घटता है। अब अगर मान लो आपको 4 किलो चीनी का रेट दिया है ना, 4 किलो चीनी का रेट है 160 रुपए। अब अगर आपको बोले कि आपको चीनी 2 किलो चीनी का ही रेट बताना है तो किलो में कम हो रहा है, किलो में 2 हो रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस अनुपात में। ये क्या हो जाएगा, 2:80 या 2/80। फिर से क्या होगा, 1/40 या 1:40। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके अनुपात में कभी भी चेंज नहीं होता है। अब आते हैं हम एक और एग्जाम्पल जिसमें अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट रह जाता है ना, वो इसमें क्लियर हो जाएगा। मान लो हम पेन लेके आते हैं मार्केट से, एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपया है, ठीक है ना। जैसे मैं एक पेन लेके आई उसका मूल्य कितना था, 5 रुपया, ठीक है ना। अब इसी पेन का मैं क्या करूँ, अगर पेन 4 लेके आऊं, फिर मैं एक की जगह कितने पेन लेके आऊं, 4, तो 4 पेन का भी मुझे 5 रुपया देना पड़ेगा क्या, नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक पेन का ही कितना लग रहा है, 5 रुपया, तो 4 पेन का कितना लगेगा, 5 रुपया 20। अब आप इसको सरल कर लो, 4 एकम 4, 4/20 है तो वो का वही ना, जो एक पेन का अनुपात था वो का वही क्या है, 4 पेनों का है। मूल्य और अनुपात आप चेंज करोगे तो वापस जब उसको सरल करोगे तो आने वाला वो का वही अनुपात है, उसके अनुपात में कोई चेंज नहीं रहता, अनुपात हमेशा फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। उसको आप जैसे मान लो, जैसे जैसे उसका आप अभी 2 पेन लेके आओगे, 2 पेन का हो जाएगा 10, 3 पेन का 15, 4 पेन का 20, 5 का 25। लेकिन आप उसको जब सरल करोगे ना तो जो पहले वाला एक पेन का प्राइस था या एक चीज का मूल्य था उसी अनुपात में आ जाता है। इसी प्रकार आप नीचे की तरफ आओगे, जैसे ज्यादा का दिया कम का करोगे, घट रही है ना, तो एक का अनुपात एक राशि जिस अनुपात में घटेगी उसी अनुपात में दूसरी वाली भी घट जाती है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात क्या होता है। अब हम समझते हैं इसको थोड़ा सा, जैसे अपन को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना उस हिसाब से समझते हैं। इसका मतलब क्या है, मानो जैसे x और y दो राशि है तो x समानुपात y, यानी ये दोनों उसमें है समानुपात में। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये साइन हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, ये हटाएंगे, दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक अचर पद से गुना कर देंगे, यानी कोई भी अचर राशि गुना कर देंगे। अब वो अचर राशि आप कुछ भी ले सकते हो, p q r कुछ भी ले सकते हो। मान लो अपन अचर राशि k ले लेते हैं, कोई सा भी एक पद ले लेते हैं, k ले लिया। अब मैंने इसको जब k से गुना किया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे k y। अब k को तो उधर लेंगे, वो x के बटे में लेके आ जाएंगे y को, तो क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, x बटा y। अब ये अनुपात क्या बन गया, x बटे y। कहने का मतलब क्या है, x1 या मानो x बटा y है ना, वो बराबर होगा x2 बटा y2, या फिर इसको आप x1 y1 दे दो, फिर x3 बटा y3, x4 बटे y4। अब ये कैसे होगा, देखो जैसे मान लो एक पेन का मूल्य क्या था, 1, और उसका एक पेन का मूल्य क्या था, 2 रुपया, या 5 रुपया लिया था ना अपन ने, 5 रुपया। 2 पेन का मूल्य क्या हो गया, 10, 3 का कितना हो गया, 15, 4 का कितना हो गया, 20। अब आप इनको सबको सरल कर दो, इनको जब आप सरल करोगे तो आएगा क्या, 1/5, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5। तो कहने का मतलब क्या, ये सब क्या है, बराबर है। तो मैंने यही समझाया था आपको कि ये क्या होते हैं, सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात क्या होता है। इनका अनुपात जब अपन सरल करेंगे तो सबके सब क्या होंगे, बराबर रहेंगे, इनका अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद में एक राशि के मूल्य में वृद्धि होगी, अब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा, एक का घटेगा तो दूसरी का भी घटेगा, इसलिए अनुपात होगा वो रहने वाला है। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें किस प्रकार से सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी
प्रश्न आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। कि पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि कोई जगह है, वहां पर कार पार्किंग शुल्क दिया गया है, कितने घंटे के लिए कार पार्क की गई, वो हमें समय दिया गया है। अब हमें जांच करके बताना है कि कार पार्किंग का जो शुल्क है ना, वो पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है कि नहीं है। तो हम एक एक करते इनका चेक कर लेते हैं। समय का इनके शुल्क से अपन अनुपात निकालते हैं। पहले निकालेंगे 4:60। तो देखो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 से इसको काट दूंगी, 4:60 है। जैसे कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इनको ये मतलब कैसे सरल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये 4:60 है तो ये क्या है, 4/60। अब हम कैसे सोल्व करते हैं, संख्या को काटते कैसे, वैसे ही काटना है। काटते कैसे, ऊपर और नीचे सेम संख्या से भाग जाना चाहिए। 4 में 4 का भी जाता है, 4 में 4 का 60 में भी जाता है, तो क्या था, 1:15। अब इसको आप चाहे वैसे लिख के काटो, चाहे इधर काटो, इधर काटने का मतलब क्या, अब आप 8th क्लास में हो तो आप छोटे छोटे अनुपात इसी तरीके से काटना सीखो। कहने का मतलब कि अगर आप इस 4 में 4 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4। इसमें लगाओगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, तो क्या आएगा, 1:15। इसका तो आ गया 1:15। सेकंड वाला भी, सेकंड वाले में क्या है, 8:100। इसको भी सरल कर लो। इसमें देखो 8 का 4 इसमें जाएगा नहीं, 4 का दोनों में चला जाएगा। इसमें 4 दूनी 8, इसमें लगाएंगे जब 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। देखो इसका अनुपात क्या है। अब आगे सरल नहीं होगा क्योंकि 2 का भाग 2 में जाता है, लेकिन 2 का भाग 25 में पूरा पूरा नहीं जाता। 25 का भाग 25 जाता है, इसमें नहीं जाता। इसका मतलब ये इतना ही सरल होगा। तीसरे का निकालो। तीसरे का क्या है, 12:140। अब इसको सरल करो। इसमें तो 2 का लगाएंगे तो हो जाएगा 6, इसमें लगाएंगे हो जाएगा 70, फिर से 2 का लगाएंगे तो 3, इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 35। अब आगे सरल नहीं होगा। चौथे का इधर निकालो। चौथे का क्या है, 24:180। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप क्या करो, 2 से स्टार्ट करो। 2 का भाग जाएगा तो 2 का लगाते जाओ। कई के बार क्या होता है, हमारी संख्या बहुत बड़ी होती है। इसमें देखो 2 का लगाएंगे तो ये 12, इसमें 2 का लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 0, इसमें 2 का लगाएंगे तो 6, इसमें 2 का लगाएंगे तो 45। अब 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 5 से 15, यानी 2:15। अब देखो क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। पार्किंग शुल्क प्रत्यक्ष अनुपात में कब होता है, जब समय के साथ साथ जैसे समय बढ़ रहा है इसमें से शुल्क तो बढ़ रहा है, लेकिन किस अनुपात में बढ़ता है। अगर इस अनुपात को अपन सरल करते तो सबका ही क्या आना चाहिए, या तो 1:15 में आना चाहिए था, या 2:25 में आना चाहिए था सबका, या 3:33 में आता सरल करते जब, या 2:15 में, यानी इनमें से कोई सा भी एक अनुपात सबका सरल करने पे आता, जब तो वो क्या होता, प्रत्यक्ष अनुपात में होता। अदरवाइज ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। समय बढ़ रहा है तो शुल्क तो बढ़ रहा है, लेकिन सबका क्या हो रहा है, अलग अलग, किसी का कैसे अनुपात में, किसी का कैसे कैसे बढ़ रहा है, समान अनुपात में नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, नहीं, नहीं कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को पहला क्वेश्चन। यानी कि ये जो समय का निकालना, हमें शुल्क से अनुपात अनुपात निकाल लेना, फिर देख लेना कि किसी का भी अनुपात बराबर आ रहा है क्या, किसी का भी बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। यानी कि जब अपन पेंट करते हैं, देखो करवाते हैं ना घरों के ऊपर, तो कभी कभी क्या होता है, अलग अलग कलर मिक्स करके अपन क्या करते हैं, उसका एक अलग ही कलर बनाते हैं। जैसे लाल को काले को मिला के कुछ लाइट कलर का, रेड कलर का, ऐसे अलग अलग कलर बनाते हैं ना। तो उसमें क्या क्या देखो, 8 भाग का ना, मूल मिश्रण के 8 भाग है, यानी कि जो भी मूल मिश्रण पूरा मिश्रण था उसके जो 8 भाग थे, उसमें से एक भाग किसका था, लाल रंग का था। ठीक है ना। अब ज्ञान निकले के सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग याद कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। अब क्या करा जा रहा है, हमें दिया गया क्या है कि जो भी लाल रंग के पदार्थ का भाग था ना, उसमें मूल मिश्रण का भाग कितना है वो हमें बताना है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमें जो भी अनुपात दिया, मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे x1/y1
बराबर x2 बटा y2 बराबर x3 बटा y3। ऐसे पढ़ा ना अपन ने कि जो भी हमारा फर्स्ट अनुपात होता है दो राशियों का, वो आगे की जगह कोई से भी अनुपात सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात कब होता है, जब एक x1 बटा y1 बोल दो या x1 बटा y x बटा y बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, x बटा y बराबर x1 बटा y1। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ये एक अनुपात 8 है ना, वो आप इनमें से कोई से भी उठा लो मान, उसके किसी भी अनुपात के बराबर होगा। जैसे ये 1/8 है ना, इसके इसका जो भी आएगा इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, इसका 1/8 इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, इसका 1/8 इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, इसका 1/8 इन दोनों के अनुपात के भी बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ऊपर वाले तो दिए, यानी हमें एक्स की वैल्यू तो दी है, हम क्या मानेंगे, इनको क्या मानेंगे, y1 y1 y2 y3 और y4। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, हम y1 y2 y3 y4 कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, ये 1/8 किसके बराबर है, 4/y1 के। तो हम एक के बराबर 1/8 को रख के y1 y2 y3 y4 निकालेंगे। हमें पता है कि 1/8 बराबर है 4/y1 के, ठीक है ना। जब भी कोई संख्या बटे में होती है, बीच में बराबर का निशान आता है, तो हम क्या करते हैं, वज्र गुना करते हैं। तो y1 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा y1, 8 को 4 से गुना कर दो, 8 गुना 4 बराबर क्या जाएगा, 32। तो y1 का मान क्या आ गया, 32। अब आप फिर से इसका अनुपात निकाल के देखना चाहो तो देख लेना सबका, क्या आएगा, 1/8। अब हम y2 निकालेंगे तो सेम वही करना, 1/8 के बराबर पे रख देना है 7/y2, क्योंकि अब इसका अक्ष तो ये है, x2 तो क्या है, 7 है, y2 क्या है, y2 ही है। अब y2 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा y2 बराबर 8 गुना 7, यानी 8 और 7 56। तो y2 आ गया 56। अब देखो तीसरा वाला, 1/8 बराबर 12/y3। y3 को जब 1 से करोगे तो y3 आएगा बराबर 8 गुना 12, यानी 12 इंटे 96। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 96। अब उसका रख दो 1/8 बराबर 20/y4। y4 को 1 से करेंगे तो y4 ही आ जाएगा, 8 गुना 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 160। y4 की जगह रख दो 160। तो ये सारणी हमारी पूरी हो गई। हमें क्या निकालना था, अब आप चाहो तो ये y1 y2 y3 y4 मिटा लेना। आपको कैसे करना है मैं बता दूं, पहले आपको क्या करना है, एक जो हमें क्वेश्चन में दी है ना सारणी, उसमें हमें क्या कर लेना है, y1 y2 y3 y4 लिख लेना है। फिर आंसर में जब आप लिखो तो आंसर में हमें फिर से ये सारणी बनानी है, ये क्वेश्चन में बनाओगे ना, फिर आंसर में फिर से सारणी बनानी है, और एक को सरल करके लास्ट में ये सारणी y1 y2 y3 y4 का मान निकाल के फिर से सारणी बना के उसमें ये मान दर्शा देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप अच्छे से करके आओगे तो मार्क्स भी आपको अच्छे से ही मिलेंगे, ठीक है। तो सबको क्लियर हुआ हमें कैसे मान निकाले। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, वो सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया, हमें थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। इसमें क्या पता है, यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए कितना चाहिए मूल मिश्रण, 75 ml, यानी एक भाग जब अपन लाल रंग का ले रहे हैं तो उसके लिए मूल मिश्रण कितना लग जाता है, 75 ml। तो देखो आगे क्या बोला, तो मूल मिश्रण के 1800 ml के हमें लाल रंग का पदार्थ कितना चाहिए, यानी कि अब हमें क्या दे दिया है, इसमें ये दोनों दिया है, यानी एक भाग के लिए 75 ml, अब 1800 ml के लिए हमें बताना है कि लाल रंग का पदार्थ कितना भाग हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सान तो सेम उसी जैसे, तो लाल रंग के पदार्थ के भाग मूल मिश्रण हम लिख लिए, मूल मिश्रण के भाग या मूल मिश्रण कुछ भी लिख लो। अब हम मूल मिश्रण तो पूरा मूल मिश्रण है, मूल मिश्रण का भाग नहीं, इसलिए मूल मिश्रण नहीं लिखना। अब हमें क्या दिया गया है, एक भाग के लिए देखो क्या है, 75 ml, ठीक है। 1800 ml है ना, उसके लिए हमें भाग नहीं दिया, इसको हम क्या मानेंगे, ये तो मान लो हमारा क्या है, x1 y1, ये हमारा क्या है, x2 y2, ऐसे लिख लो आप, ठीक है ना। ये हमारा y2, ये हमारा x1 और ये y1, ये x2 y2। अब हमें देखो ये x1 बट्टा y1 बराबर क्या होता है, x2 बट्टा y2, यही होता है, अपन ने ये सीखा है। तो हमारा x1 क्या है, एक, और y1 क्या है, 75। इसी प्रकार हमारा x2 तो x2 ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास में x2 है नहीं। अभी हमारे पास में ये है नहीं कि 1800 ml मूल मिश्रण के लिए हमें लाल रंग का पदार्थ कितना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहां पे x2 रख देंगे, बटे में क्या है 1800 ml। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर लेना है, इन दोनों को गुणा कर लेना है। 75 गुना x2 बराबर 1800 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1800।
x2 को तो इधर रख लेंगे, ये गुना में तो बराबर किधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1800 के भाग में। अब देखो 15 का भाग जाएगा इसमें, 15 5 75, 15 एक 15, 16 से 18 3 बच जाएगा, हो गया 30, 15 दूनी 30 और 0 120 में फिर से जाएगा, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 के 20, यानी x2 बराबर कितना आया है 24। तो कहने का मतलब क्या है कि 1800 ml के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1800 ml के लिए लाल रंग के पदार्थ के 24 भाग मिलाना चाहिए। कितना भाग, 24 भाग। हमारे पास में जो आया ना वो क्या आया, 24 भाग आया। जिस रूप में हमें क्वेश्चन में पूछा गया ना वैसे हमें आंसर देना है। ये क्या है, लाल रंग के पदार्थ के 24 भाग हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिश्रण में मिलाना पड़ेगा, तो 1800 ml का मूल मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा सा चेंज करना था, बाकी उसके जैसा ही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमें क्या दिया गया है, फैक्ट्री है, उसमें क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन है ना वो 6 घंटे में कितनी बोतल भर देती है, 840। तो अब हमें बताना है कि वो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। अब भाई पहले घंटे थे 6, जब बोतलें भरी थी 840, अब घंटे हो गए 5, तो 5 घंटे में कम भरेगी कि ज्यादा भरेगी, कम भरेगी। लेकिन अनुपात तो क्या रहेगा, उसी अनुपात से, जैसे 1 घंटे में कितना भरी थी उसी हिसाब से वो 5 घंटे में 1 घंटे का कम हो जाएगा। तो हमें निकालना कैसे वो देखना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो दिया है ना उसके हिसाब से हमें आगे का निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें एक छोटे से सारणी बना लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, समय दिया है एक तो, और वो एक समय में कितनी बोतलें भरती है वो दिया है, बोतलें। ठीक है, समय क्या है देखो, 6 घंटे में कितनी बोतल भरती है, 840। आगे का क्या है, 5 घंटा दिया है हमें समय तो, लेकिन हमें क्या नहीं दिया है, बोतलें कितनी भरेगी वो नहीं दिया है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जो भी आप, इसको हम मान लेते हैं, चलो वाई, ऊपर का तो दिया है ना, तो इसको हम मान लेते हैं y1। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसको, x1 अपॉन y1 बराबर, ये आप क्या लिख सकते हो, x बटा y लिख सकते हो, ये हमारा आंसर, ये y है, x बटा y बराबर x1 बटा y1। ठीक है, ये क्या है, 6 बटा 840 बराबर 5 बटे y1, क्योंकि y1 की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। y1 को 6 से गुना करेंगे, 6 गुना y1 हो जाएगा, और 840 गुना 5 हो जाएगा। अब y को तो इधर रख लेंगे, y1 इधर आ जाएगा 840 गुना 5 बटे में 6, 6 से काट दो, 6 एकम 6, इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 बच जाएगा 2, हो जाएगा 24, 6 चौके 24 और 0 का 0, कितना हो गया 140 गुना 5, 140 गुना 5 कितना हो जाएगा, 14 5 70, यानी क्या हो जाएगा 700 बोतले। तो सारणी में हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पे y वन आ जाएगा 700। तो हमने इसका आंसर निकाल दिया है कि वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, 700 बोतलें। ये वाला क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से करिएगा। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक बैक्टीरिया या फिर एक जीवाणु है ना, उसकी लंबाई आवर्धित करके दी गई। आवर्धित करने का मतलब क्या है, जब अपन किसी फोटो को, जैसे हमारी फोटो होती है मोबाइल में, हम जब उसको जूम करके देखते तो वो हमें बड़ी दिखती है ना, जैसे जैसे जूम करते जाओगे वैसे वैसे बड़ी दिखती जाएगी। उसकी जो साफ जैसे क्लियरनेस होती है वो तो फटते जाते हैं, लेकिन वो हमें बड़ी तो दिखती जाती है फोटो को। वही काम इसमें किया गया। बैक्टीरिया यानी छोटे छोटे जीवाणु कितने छोटे होते हैं ना, जब उनको देखते हैं ऐसे उस मशीन से, तो वो हमें क्या होती है, जब आवर्धित करके देखा गया है इसको, आवर्धित यानी उसको, जैसे कोई फोन में फोटो है किसी जीवाणु की या बैक्टीरिया की, उसको जूम करा गया। जूम कितना किया गया, 50,000 गुना जूम किया ना, जब उसकी लंबाई कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा गया है कि यदि फोटो, तो हमें बताना है कि उस बैक्टीरिया की लंबाई, वास्तविक लंबाई क्या है, यानी कि आवर्धित करने के बाद में उसकी लंबाई कितनी, 50,000 गुना आवर्धित किया उसको, फोटोग्राफ को, जब उसकी लंबाई कितनी आई है, बताना है कि उसकी वास्तविक लंबाई क्या है। अब भाई वास्तविक लंबाई तो उससे बहुत छोटी होगी ना, क्योंकि जब उसको जूम करा, आवर्धित करा, तब लंबाई कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर। तो अब कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, 5 में 50,000 का भाग लगा देना है। कैसे, इसको देके अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमें दिया है कि 50 रुपए है कि 5 पेन थे हमारे, जैसे 5 पेनों का मूल्य कितना है, 50 रुपए। अब हमें बताना है कि एक पेन का मूल्य क्या होगा, तो एक पेन का क्या होगा, 50 बटे
5, तो क्या हो जाएगा 10। तो इसमें क्या किया गया है, उस फोटोग्राफ को जूम किया गया। जैसे 5 सेंटीमीटर की कब आई, जब उसको 50,000 गुना आवर्धित किया। लेकिन हमें पता है ना, उसकी आवर्धित करने से पहले वास्तविक लंबाई, तो वास्तविक लंबाई तो छोटी होगी। छोटी होगी इसका मतलब क्या करना, भाई आप 50,000 को 5 से गुना कर दोगे जब, तो क्या हो जाएगा, और भी बड़ी हो जाएगी लंबाई। तो इसका मतलब क्या, हमें 5 के अंदर किसका भाग लगाना है, 50,000 का। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि 5 में 50,000 का लगाऊं या 50,000 में 5 का लगाऊं, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें पता है कि आवर्धित यानी पहले उसको बहुत मतलब जूम करके देखा गया, तो लंबाई जो अभी आई है 5 सेंटीमीटर, वो उसकी रियल लंबाई थोड़ी है, वो तो उसने उसको जूम करा तब आई है। वो बहुत छोटा होगा ना, बहुत छोटा होगा, इसका मतलब पॉइंट्स में कुछ आएगा। पॉइंट्स में देखना कैसे है, तो हम लिखेंगे क्या है, आवर्धित, या ऐसे लिखो 50,000 गुना आवर्धित करने पर जीवाणु की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे जीवाणु की वास्तविक लंबाई, जीवाणु की वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई कैसे आ जाएगी, इस 50,000 का भाग लगाऊंगी इसमें 5 में। अब देखो लगाओ भाग, 5 से ही बनेगा एक बार, ये भी 5 से एक बार, नीचे 1 2 3 4, यानी कि आ गया 1/10,000। अब इस 1/10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10,000 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 की घात 4। ये अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं पीछे वाले चैप्टर में। 1/10 की घात 4, तो कोई भी घात बटे में कब आती है, जो गुणा में क्या होती है, घात उसकी माइनस में होती है। तो उसको अपन चेंज करके लिख देंगे 1 गुना 10 की घात -4 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि जीवाणु देखो कितना छोटा है रियल में, रियल में कितना छोटा है, 1 गुना 10 की घात -4 है। ठीक है ना, तो सबको क्लियर होगा। उस जीवाणु की वास्तविक लंबाई क्या आ गई, 1 गुना 10 की घात -4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, आगे वाला करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखो क्या है, यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना ही आवर्धित किया जाए तो आवर्धित लंबाई क्या होगी। यानी कि अब क्या करा जा रहा है, उस फोटोग्राफ को 50,000 गुना नहीं, 20,000 गुना ही आवर्धित किया जा रहा है। तो 20,000 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ी कमी होगी। भाई जब 5 गुना करें, जब 50,000 हो गया, 4 करेंगे हो जाएगा 40,000, 3 करेंगे तो हो जाएगा 30,000, 2 करेंगे तो हो जाएगा 20,000। यानी 20,000 गुना आवर्धित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब इसको निकालेंगे कैसे, आंसर तो अपन यही पे दे सकते थे, लेकिन इसको करना भी तो पड़ेगा ना अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पे कर देना। 20,000 फोटो क्या है, फोटोग्राफ को 20,000 गुना आवर्धित करने पर आवर्धित 20,000 गुना करेंगे तो देखो जीवाणु की लंबाई, एक और क्या है, आवर्धित लंबाई। जीवाणु की लंबाई देखो क्या है, पहले तो 5 है, जब आवर्धित कितना किया था 50,000। फिर दूसरे वाले में जीवाणु की लंबाई हमें पता नहीं है, तो इसको अपन मानेंगे x1। और ये कद कितना कर रहा है, 20,000। इसको चलो इस सारणी को ऐसे डब्बा बना के बंद कर दो। अब हमारा वही है फॉर्मूला, तो x1 बटे y1 बराबर x2 बटा y2। आप इसको x बटा y मान सकते हो, इसको x1 y1 मान सकते हो। ये हमारा x y है, x बटा y है, तो ये x1 बटा y1 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/50,000 बराबर x1 बटा 20,000। तो x1 गुना 50,000 बराबर 5 गुना 20,000। x1 को इधर रख लेंगे तो 5 गुना 20,000 बटा 50,000। 5 से कट जाएगा एक बार, 1 2 3 4, ये 0, ये 4 0 से 4 0 कट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा, 2। तो कहने का मतलब क्या, x1 बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। उस जीवाणु की वास्तविक लंबाई क्या हो जाएगी, 20,000 गुना आवर्धित करेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। जीवाणु की लंबाई, वास्तविक लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। ये वास्तविक लंबाई कब है,
जब उसको हम 20,000 गुना ही आवृत करेंगे तो वो जीवाणु कितना है, 2 सेंटीमीटर ही लंबा है। ठीक है, जब उसको 20,000 गुना आवृत करेंगे, सॉरी वास्तविक नहीं है, जीवाणु की लंबाई, आवर्धित लंबाई, वास्तविक नहीं है, सॉरी आवर्धित है, क्योंकि 20,000 गुना आवर्धित किया गया है ना। जब इसको अपन वास्तविक निकाले थे तो ये वाली आई थी ना, उसको 20,000 गुना आवर्धित किया तो जीवाणु की आवर्धित लंबाई क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो सबको क्लियर हो गया समझ से।